इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने बताया था, डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स, पोटेंशियल, है ना, और स्टैटिक चार्जेस में प्रोड्यूस होता है। फिर हमने परमिटिविटी के बारे में बात की थी, परमिटिविटी क्या होती है, और उसको कंपेयर किया था परमेबिलिटी से एंड ऑल दैट। फिर हमने कूलम्स लॉ को यस सर। देखा और फिर उसको कंपेयर किया हमने ग्रेविटेशनल फोर्स से, है ना। और हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की क्वांटिटी -10⁻⁻11 की रेंज में होती है, जबकि फोर्स चार्जेस जो है 10⁻11। 9 होती है। तो हमने वहां से कुछ फील मिला हमको। फिर अब हमने फिर ये देखा, अगर नंबर ऑफ चार्जेस प्ले अगर हैं हमारे रखे हुए, तो किसी एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस, इफ n चार्जेस आर देयर। तो हमने देखा था इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल, हर चार्ज का जो फोर्स लगेगा उस एक चार्ज, अगर चार्ज नंबर 1 है Q1, उसके ऊपर ड्यू टू 2 to n, बाकी टोटल n चार्जेस हैं, उनमें से अगर चार्ज नंबर 1 मतलब जो Q1 चार्ज, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी 2 से लेके n तक जितने चार्जेस हैं, सबके कारण जो इंडिविजुअल चार्ज के बीच में जो फोर्स होगी F12, F13, F12 मींस फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, F13 मींस जो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3। तो इन ये सब जो है इट विल बी समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, और हमने उसका सम फार्मूला भी सम करके और जो है लिखने की कोशिश की थी। ठीक है ना, जो यस सर। आया Q1/4πε0, फिर समेशन का साइन I इक्वल्स टू 2 to n, है ना, ये छोटा सा दिखाई दे रहा है। यस सर। हाँ। सो यहाँ तक तो हमने कल किया था। अब आगे आज हम देखेंगे, समझने थोड़ा सा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी हल्का सा कोशिश की थी समझने की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू इन स्पेस में, कोई भी एक चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डेफिनेशन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू चार्ज Q may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point। मतलब अगर वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है जिसके चार्ज की वैल्यू कितनी है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस द वैल्यू ऑफ चार्ज इज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का क्या मीनिंग होता है, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग होता है कि वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1 कूलम, +1 कूलम। अगर वहां पे +1 कूलम का चार्ज है, तो उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी ड्यू टू चार्ज Q, वो जो फोर्स होगी दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट मीन जहां पर 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है। क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हेलो हेलो, इज इट क्लियर जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोला? यस सर, रिपीट कर दीजिए, वो थोड़ा इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा था। हाँ, दिस इज द प्रॉब्लम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई, जो है देखो मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे, F1 F2 मैंने टाइप किया है तो ऊपर एरो लगाना मुश्किल होता है, तो मैंने एरो वेक्टर क्वांटिटीज है पर सबको मैंने बोल्ड में लिख दिया है। आपको मालूम है कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं तो अगर हम वैसे तो ए ऊपर एरो डालते हैं, एरो मैं नहीं डाल पाता तो मैं इन सबको बोल्ड लिख देता हूँ। ये ए जो है मैंने मोटा मोटा करके लिखा हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट मीन दीज ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ओके। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कैप बोल्ड में लिखा हुआ है ई, बोल्ड मींस कैपिटल में तो है ही है, कैपिटल लेटर तो है ही है, बट इसको मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखनी है, किसके कारण, ड्यू टू ए चार्ज Q। कोई एक चार्ज Q पड़ा हुआ है
उस कैपिटल क्यू चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी एक पॉइंट पे, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब इसको मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूं। अच्छा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे मैंने बताया था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? कितना चार्ज होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज? +1 कूलम। ठीक है? यस सर। हाँ, माना ये आपके स्पेस में कहीं भी एक चार्ज पड़ा हुआ है Q। मैंने कल आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे मैंने नॉर्थ पोल, मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल में बताया था कि मैग्नेटिक लाइंस जो है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर नियर द पोल्स, है ना। और वहां पे हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है नियर दी पोल्स ड्यू टू ए मैग्नेट, है ना। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सबसे स्ट्रांग होती है नियर दी चार्ज। अगर क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी स्ट्रॉन्गर नियर दी चार्ज। पर अगर हमें यहां देखनी है, इस पॉइंट पर देखनी है, ये कोई पॉइंट है पी पॉइंट पे हमको देखना है, तो ये क्या होगी? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q, दिस विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 कूलम चार्ज। ये मैंने यहां डेफिनेशन लिखी, मैं आगे बताऊंगा कैसे होगा ये। फिर हम आगे और करेंगे। मैंने लिख दिया है टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल। अच्छा, हम इसमें आगे और क्या देखेंगे कि पहले पढ़ लो ताकि तुम्हें एक फील आ जाएगा कि अगर एक चीज बताओ, आपने ग्रेविटी फ्री फॉल बॉडी होती है। यस सर। कोई एक फ्री फॉल बॉडी होती है, उसको हम ऊपर से कहीं से गिराते हैं और एक और एयर रेजिस्टेंस हम मान के चलते हैं नील है, मतलब वैक्यूम है या रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर इज नील। ओके, अब रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर इज नील, और या तुम ये मान लो वैक्यूम है। अगर हम वहां से एक हैवी बॉडी और एक लाइट बॉडी को कहीं ऊपर से सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो ग्राउंड पे दोनों सेम टाइम पे पहुंचती हैं या अलग अलग टाइम पर पहुंचती हैं? सर सेम टाइम पे। सेम टाइम पर पहुंचती है ना। तो फ्री फॉल बॉडी जब भी होती है वो टाइम टेकन बाय हैवी और लाइटर बॉडी इज सेम, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। क्लियर? बट यहां पर क्या होगा कि अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक अच्छा एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज -Q है, तो प्रोटॉन का क्या होगा? +Q। मैग्नीट्यूड विल बी द सेम, है ना। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होता है ना, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का। यस सर। हाँ, बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में किसका ज्यादा होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन में किसका ज्यादा होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है। सर इसका मैग्नीट्यूड कितना? अजय, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो ME तुमको यहाँ दिखाई देगा, ME लिखा हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MP लिखा हुआ है मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 10⁻31 की रेंज। ओके सर, ओके। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 10⁻27 की रेंज में इन टर्म्स ऑफ kg। ठीक है। अच्छा, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में क्या ज्यादा होता है सर? मास ऑफ न्यूट्रॉन, अगर कोई न्यूट्रॉन है एंड एक प्रोटॉन है, सर इक्वल होगा। प्रोटॉन में किसका मास ज्यादा होता है? इक्वल। नो, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो हल्का सा इलेक्ट्रॉन का भी मास इसमें ऐड हो जाएगा न्यूट्रॉन में। इसलिए देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन मैंने यहाँ लिखा है, तो रेंज तो 10⁻27 है, पर ये जो है 1.6749 है और वो 6726 है। हाँ, मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1.6726 और 6749 थोड़ा सा ज्यादा है, रेंज वही है। और फिर मैंने आगे लिखा हुआ है कितने टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होगा। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836, डेसिमल के बाद का अगर छोड़ दो तो 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
मतलब रफली 2000 टाइम्स, यस सर। ठीक है ना। और मास ऑफ ऐसे ही ये भी न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन के कितने टाइम्स होता है, जस्ट एक तुम्हारी तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो इसको। इफ यू तुम्हें ये मालूम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये कितने टाइम्स होगा वो देख भी सकते हो, तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ओके, यस मैं सर। मैं यहाँ नहीं करूंगा। सो अब क्या होगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा यहाँ पे टाइम डिफरेंस होगा। अगर सेम हाइट सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें वो फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी फॉल कर रहा है और प्रोटॉन भी, तो प्रोटॉन हैवियर है, तो हैवियर मैटर विल टेक मोर टाइम। मैं आगे ये बताऊंगा तुमको, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है कि हैवियर चार्ज पार्टिकल विल टेक मोर टाइम देन लाइटर चार्ज पार्टिकल टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है सर। ओके। फिर नेक्स्ट इज, आगे हम जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, है ना। और ये कहां पर ज्यादा होंगे, इट विल बी मोर नियर दी चार्ज, यस सर। है ना, क्योंकि वहां पे ज्यादा लाइंस होंगी। सो ये सब हम आगे देखते हैं। फिर हम फ्लक्स पढ़ेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू। फिर हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल्स क्या होते हैं, ओके। वन टू और हाँ यस। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल को समझने की कोशिश, लाइक दैट वी विल कंटिन्यू। सो ये मैंने एक ब्रीफ लिख दिया। सो अब हम आगे चलते हैं, हमने बोला वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमारे पास कोई चार्ज है, हम पॉजिटिव चार्ज से डील करेंगे, नेगेटिव चार्ज से हम समझेंगे। पॉजिटिव चार्ज के डायग्राम जो बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, अगर हमारे पास कोई चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, सो क्या होगा, दिस पॉजिटिव चार्ज विल हैव सम अमाउंट ऑफ फील्ड, यस सर। ठीक है। और इसकी फील्ड लाइंस होंगी, वो ऐसे ऐसे जाएंगी, और मैंने कल बताया था दे विल बी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जो ऐसे ऐसे ट्रेवल करेंगे। तो क्या हो गया, अब ये किस डायरेक्शन में जा रही है, दे आर रेडियली, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज आर मूविंग रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज। रेडियली मींस अगर मैं ऐसे इस क्यू पॉइंट के अबाउट एक सर्कल ड्रॉ करूं, एक ऐसे सर्कल ड्रॉ करूं, अच्छा चलो मैं इसको पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। मैं माना ये एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल के यहाँ सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण जो सेंटर में चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे ऐसे ट्रेवल करेंगी अवे फ्रॉम द चार्ज, है ना। सो इसको हम बोलते हैं दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द चार्ज इन रेडियली अवे, रेडियली, रेडियस होता है ना वर्ड, यस सर। वहां से मतलब टूवर्ड्स रेडियल, रेडियस की डायरेक्शन में वो मूव करेंगी अवे फ्रॉम द चार्ज, ओके सर। हाँ, तो रेडियली कई डेफिनेशन में आया भी होगा, ओके ठीक है। अब ये हमें पता है कि ये फील्ड लाइंस दे आर क्लोजर नियर द चार्ज, जैसे मैग्नेटिक में होता है। अब ये होती क्या है, ड्यू टू ओके, ड्यू टू ये जो चार्ज है क्यू, अगर कोई क्यू चार्ज है और एट ए डिस्टेंस से आर, वेक्टर आर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू चार्ज जो है
at a distance r from this charge at this point P. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E at point P, E at point P क्या होगी? इक्वल्स टू, हमने क्या बोला था? इट इज द फोर्स बाय यूनिट चार्ज, है ना? अगर दो चार्ज है, अगर मान लिया आपके पास दो चार्ज है, एक ये क्यू चार्ज है और एक यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, ठीक है? तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस 1 कूलम चार्ज क्या होगा? ड्यू टू चार्ज क्यू इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into 1 upon R square और R यूनिट वेक्टर। यस सर। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? इज द फोर्स एक्सपीरियंस, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q upon R square R cap. This is the electric field, or we can say तो E इज इक्वल टू ये होता है, तो और जबकि F जो होता है, F बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2 क्या होता है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2 क्या होता है? 1 by epsilon naught F is equal 4 to pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square upon R square into R cap. ठीक है, तो अगर हमारे पास ये दो चार्ज है Q1 and Q2, इनके बीच की ये फोर्स जो है ये होगी। तो अब Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू, अगर मैं ये सारा इसकी जगह पे मैं E लिख सकता हूं, या ये E इज इक्वल टू ये होता है ना 1/4, तो ये क्या हो गया? F इज इक्वल टू क्यू ई। E कहां पे? एट डिस्टेंस R, है ना? तो F इज फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू चार्ज Q, जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एट डिस्टेंस R पे फोर्स कितनी होगी? F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो दिस इज वन फार्मूला, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपके पास एक मतलब क्या कहने का मतलब है, अगर आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज जो वेरी नहीं कर रही है, यूनिफॉर्म है हर जगह, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पे हमने कोई चार्ज रखा है Q, ठीक है? तो फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी अगेन, ड्यू टू E इज इक्वल टू क्या होगी? E इंटू Q, ठीक है? यस सर। तो फोर्स जो है इज इक्वल टू E इंटू Q, ये एक तुम्हें याद रखना है, ओके? सो ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है। सो अगर हमारे पास एक कोई चार्ज है, हैवी चार्ज है, दिस इज ए हैवी चार्ज, कैपिटल Q में मैं लिख रहा हूं, और एक ये लाइट चार्ज है, स्मॉल q, LIGHT, लाइट चार्ज। अब एक चीज बताओ, चलो इससे पहले हम इन दोनों के बीच में हैवी और लाइट चार्ज के बारे में समझने की कोशिश करें। एक चीज बताओ कि अगर आपके पास दो मैग्नेट्स हैं,
एक हैवी मैग्नेट है, एक बहुत हल्का सा मैग्नेट है वेट में। यस सर। ठीक है, दोनों को पास रखेंगे तो कौन सा ज्यादा मूव करेगा? सर लाइट वाला। लाइट वाला। हैवी वाला तो हो सकता है बहुत हैवी होगा तो मूव ही नहीं करेगा, है ना। और सिमिलरली ऐसे ही होता है, अर्थ बहुत हैवी है तो अर्थ तो मूव नहीं करती है, पर जो चीज जो भी कुछ गिरता है वो अर्थ की तरफ गिर जाता है ना। हम कुछ ड्रॉप करते हैं तो वो अर्थ की तरफ चला जाता है। जबकि Yes, sir. फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स में अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों के बीच में है। ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, अर्थ ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही है, बट अर्थ क्योंकि हैवी है इट विल नॉट मूव। तो हैवी मटेरियल जनरली मूव नहीं करेगा, लाइटर इजिली मूव करेगा। इज इट क्लियर ना? Yes, sir. सो अब ये हमारे पास दो चार्ज है, एक हैवी चार्ज है, एक लाइट चार्ज है। तो ये जो लाइट हैवी चार्ज है, इसको हम सोर्स चार्ज भी कहते हैं, सोर्स चार्ज, ये सोर्स है। और ये लाइट चार्ज है, ये टेस्ट है, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज। देखते हैं इसका क्या होता है। ठीक है, सो हम देखेंगे, वी विल सी दैट ओनली द लाइटर चार्ज विल मूव, है ना। Yes, sir. और heavier charge will not move. So force acting on charge small q due to capital Q क्या होगी? F is equal to E into Q। क्योंकि E क्या है? E इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हैवी क्यू। ड्यू टू कैपिटल Q, है ना। यस सर। सो E इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, तो ये जो है F इज इक्वल टू E इंटू Q होगा। और आई कैन से क्या कि E इज इक्वल टू ई वेक्टर ही होगा, इज इक्वल टू F अपॉन Q, है ना। यस सर। F भी एक वेक्टर होगा, फोर्स वेक्टर होती है। सो ये जो है दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इस केस में क्या है कि जो चार्ज Q है, दिस इज लिमिट Q टेंड्स टू 0, मतलब वेरी वेरी स्मॉल। Q is this charge is very very small। ऑल। तो जब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में, सोर्स चार्ज विल नॉट मूव, ओनली द टेस्ट चार्ज विल मूव। और टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी लाइट, अबाउट लिमिटिंग अबाउट अप टू 0। Zero. इट इज नॉट 0 पर लिमिट्स पढ़ी थी ना तुमने। Yes, sir. सो ऐसे भी हम लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज और ड्यू टू ए हैवी चार्ज। तो हमने क्या कहा यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज क्या है? सोर्स चार्ज Q is limit Q tends to 0 for force acting on smaller charge, test charge, है ना, is force acting on test charge। force per coulomb एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज, क्या? जो कि Q टेंड्स टू 0। समझे बात? मतलब कुछ नहीं है, ऐसे डिफरेंट तरीके से हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली। Yes, sir. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें मोटा मोटा यही याद रखना है, क्या याद रखना है कि फोर्स इज इक्वल टू E इंटू Q बुक में। और अगर कहीं आता है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस, ये चीज कि E इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 F बाय Q, तो इसमें क्या है? व्हाट यू सिंपल एक आता है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस। So you can say that here
there is a source charge, heavy charge, and electric field due to that source charge is limit F by Q F by Q, where Q tends to 0. ठीक है ना, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, अब एक चीज बताओ, अगर ये एक सोर्स चार्ज, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, सर्कल जैसा भी बना है, ये एक चार्ज इसके सेंटर में क्यू में रखा हुआ है। अब इस सर्कल के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अलग होगी, सेम होगी? इसके सेंटर यहाँ पे सरफेस के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ दिस सर्कल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ऐसे होगी ना, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव। इसकी मैग्नीट्यूड रेडियली अवे है, रेडियली अवे रेडियली अवे, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा ऑन द सरफेस ऑफ द सर्कल? इलेक्ट्रिक फील्ड का हाँ, F by Q। नहीं, जस्ट मुझे बताओ वैल्यू, मैं वो नहीं पूछ रहा। इस प्लस क्यू चार्ज सेंटर में रखा हुआ है, तो यहाँ सब जगह जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या वेरी करेगी? यूनिफॉर्म बिकॉज सर्कल इज आल्सो यूनिफॉर्म, because the distance from the center to is the constant. surface is same, है ना? डिस्टेंस जो है फ्रॉम चार्ज जहां रखा हुआ है सेंटर पे, वहां से डिस्टेंस अप टू द सर्कल, सरफेस ऑफ द सर्कल इज सेम थ्रू आउट, सब जगह सेम होगा ना डिस्टेंस? यस सर। ये सब आर होगा या नहीं होगा? सर अगर जैसे मैंने सेंटर पे नहीं रखा है, उसको कहीं और रख दिया, तब वेरी करेगा। अच्छा, अगर ये सेंटर पर है तभी। यस सर। उसका तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना? मैग्नीट्यूड क्या सर? इलेक्ट्रिक फील्ड का तब मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा ना? सेम होगा, वही मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विल बी सेम। मतलब क्या हो गया, इफ, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि इफ ए पॉइंट सोर्स में जो बहुत कम जगह लेता है, पॉइंट सोर्स का मतलब है उसका बहुत बड़ा साइज नहीं है, यस सर। तभी तो उसका सेंटर पे रहेगा। अगर बड़ा साइज होगा तो फिर तो उसका साइज चेंज होता रहेगा दूर पर। पॉइंट सोर्स है, बहुत पॉइंट सोर्स है। इफ ए पॉइंट सोर्स is at the center of a सर्कल लिखो या 3 डायमेंशन में लिखो, स्फीयर लिखो, बात एक ही है ना? सर्कल 2 डायमेंशन होगा, ये 3 डायमेंशन होगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड on the surface of the circle oblique sphere is same। ठीक है ना? Is it clear? यस सर। और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज रेडिली away from the positive charge, yes sir, and readily inward। और अगर ये आपका ऐसा हो, अच्छा ऐसा हो, अगर मान लिया ये एक चार्ज है और ये माइनस क्यू है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दी लाइंस, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव चार्ज है तो इट विल बी रेडियली इनवर्ड। तो ये याद करना है क्योंकि यूज होगा। क्लियर? इट्स क्लियर नाउ? यस सर। अब जैसे कल हमने देखा था
कि if we are having a number of, जैसे अभी मैंने बताया था, if we are having number of charges, तो forced experience by one charge जो होगा ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस इंडिविजुअली, उसका सम करके हम सबको सब F12 प्लस F13 प्लस अप टू F1n वैसे करके हम लिखते हैं ना। यस सर। सिमिलरली अब हम देखेंगे कि ये हमारा ओरिजिन है। हम यहाँ पे भी दो, वहां पे भी हमने कल किया था, तुम्हें याद होगा, हमने दो चार्जेस का फोर्स जो है एक चार्ज के ऊपर कैलकुलेट की थी, और हमने उसको मान लिया था ऐसा ही सबके लिए होगा। हमने ऐसा सारे एन के लिए तो फोर्स नहीं निकाली थी कल, याद है? यस सर। हमने क्या लिया था वहां पर, हमने एक Q1 चार्ज लिया था, एक Q2 लिया था, एक Q3 लिया था, और हमने जो है Q1 के ऊपर इन फोर्स निकाली थी ड्यू टू Q2 एंड Q3, और हमने उसका रिजल्टेंट निकाल के जो आई थी वैल्यू, फिर हमने माना था इसी तरह से ऑल द एन चार्जेस विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द चार्ज Q1। कल ऐसे ही किया था ना हमने कुछ, याद है? यस सर, याद है। सिमिलरली आज हम वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करेंगे। क्या होगा, ये तुम्हारा कोई ओरिजिन है, ओके, और ये तुम्हारा कोई पॉइंट है P। ये डिस्टेंस जो है ओरिजिन से इसका R, ओके। देयर इज ए चार्ज Q1, ये एक चार्ज है, अच्छा ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2। ये Q1 चार्ज ओरिजिन से प्लेस्ड है, ये Q1 चार्ज प्लेस्ड है ओरिजिन से, ठीक है, एट डिस्टेंस R1, और सिमिलरली Q2 चार्ज है, ये प्लेस्ड है एट डिस्टेंस R2। ये हमारा Q2 चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, ये डिस्टेंस R2 मतलब वेक्टर R1, ये वेक्टर R1 R2, ये वेक्टर R। पहले हम इन तीन को इसको समझते हैं कि इन दो चार्ज के कारण P के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2, ठीक है। तो हमें क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या फार्मूला है हमें मालूम है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज क्या होता है फार्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R square into R cap अपॉन R स्क्वायर R कैप, ये होता है, ठीक है ना। तो हमको अभी R क्या डिस्टेंस है? R इज द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज टू, R कहां से कहां तक डिस्टेंस होता है? ओरिजिन कि फ्रॉम R इज, R कहां से कहां होता है? ओरिजिन से नहीं, R इज द डिस्टेंस between two charges। यहाँ तो दो चार्ज नहीं है ना, ड्यू टू सिंगल चार्ज Q से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है ना। यस सर। सिंगल टू चार्जेस के बीच में तो फोर्स होती है between point P and charge that is हाँ, producing the बिटवीन electric पॉइंट field। P एंड चार्ज। R क्या होता है? इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड चार्ज। समझ आ गया? यस सर। बस मेन बात यही समझने वाली है इसमें, अगर ये समझ आ गया तो बाकी फिर अपने आप आ जाएगा। तो हमको अब क्या निकालना है? डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? एक तो हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, करना भी मुश्किल होता है। ओके, एक तो हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, और एक हमको निकालना है ये वाला डिस्टेंस। यही निकालना है ना? यही दो डिस्टेंस निकालने हैं सर हाँ। कैसे निकालोगे आप बताओ?
क्यू पी और क्यू टू के बीच में। नेचुरली Q2 एंड चार्ज Q2 और P के बीच का डिस्टेंस, Q1 और P के बीच का डिस्टेंस, यही डिस्टेंस तो निकालना है ना, यही निकालना है ना। यस सर। देखो ये तुम्हारा ये वेक्टर R है, ये तो ये सॉरी ये वेक्टर R1 है, दिस इज वेक्टर R। तो अब कैसे निकाल लोगे, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर वन। देखो चार्ज वेक्टर R, हाँ बोलो। वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर वन। हाँ वेक्टर R माइनस वेक्टर R1, ये क्या हो जाएगा, ये होगा डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन। बिटवीन पॉइंट पी एंड चार्ज क्यू वन। तो मैं अगर डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P, ये क्या होगा, इज इक्वल टू वेक्टर R माइनस वेक्टर R1। ठीक है, यस सर। अब इसको Q1 एंड P को मैं इसको लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं वेक्टर R1P इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यस सर। सो सिमिलरली जो है बिटवीन Q2, डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड P, ये क्या होगा, सॉरी ऐसे था, ये होगा R2P वेक्टर। ये क्या लिखेंगे बोलो? सर वेक्टर आर सर आर टू पी ना। हाँ R2P मतलब बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q2 एंड P, ये होगा वेक्टर R माइनस वेक्टर आर टू। वैसे ही तो होगा ना। यस सर। देखो ये तुम्हारा वेक्टर R तो OP है, सर समझ गया समझ गया। समझ गए ना। और ये सर तुम्हारा ये है R2 वेक्टर है बिटवीन O एंड चार्ज Q। ठीक है ना ये, सो ये हो गया। तो अब ये अगर हो गया तब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। यस सर। अच्छा ये दोनों क्या है, दीज आर पॉजिटिव चार्जेस। ये चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव। क्या मान रहे हैं, दीज आर पॉजिटिव। ये क्या चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्जेस है। आपके Q1 एंड Q2 आर, मैं यहाँ लिख देता हूं Q1 एंड Q2 आर, हम मान के चल रहे हैं दीज आर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। हम जब तक ये नहीं कहेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव, हम नेगेटिव चार्ज से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम इनको नेगेटिव चार्ज मानेंगे तो कुछ गलत होगा, नहीं तब भी होगा, पर हमको मान के चलना है ये कौन से चार्ज है। ठीक है, एक पॉजिटिव के नेगेटिव भी मान सकते हैं, पर अभी हम क्या कर रहे हैं, सारे एक जैसे चार्ज हैं, आइदर ऑल आर पॉजिटिव और ऑल आर नेगेटिव। नेगेटिव। हम अभी सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहे हैं, दे आर पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड। तो अब बताओ ये Q1 चार्ज के लिए P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किस डायरेक्शन में होगी, रेडियली Q1। आउटवर्ड मींस ये होगी ना E1, यस सर। होगी या नहीं होगी। ये और होगी। Q2 चार्ज के कारण P के ऊपर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी क्या डायरेक्शन होगी, मैं एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। एक बार इसको मैं P बाद में लिखूंगा। ये ऐसे होगी E2 की डायरेक्शन,
यस ये सर। रेडली ये क्यू है तो ऐसे रेडली आउटवर्ड होगी ना इस डायरेक्शन में, है ना। यस सर। तो ये ऐसे होगी जब, तो ये ऐसे है। तो अब हमको दो चार्जेस के कारण हमको, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से बनाता हूं अगर डायग्राम, तो ये यहाँ पे पी पॉइंट है। पी पॉइंट के कारण हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस डायरेक्शन में और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस डायरेक्शन में। थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं अलग से। ये E2 हो गया, ये E1 हो गया। ठीक है। यस सर। अब हम कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट? कल हमने क्या किया था, पैरेललोग्राम वाला पैरेललोग्राम लॉ। यस सर। यूज किया था, है ना। इन दोनों के कारण रिजल्टेंट निकालते हैं। यस सर। सो यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये E1 हो जाएगा। यस सर। दिस विल बी द रिजल्टेंट। E1 प्लस E2। तो ये हो गया, क्या हो गया, E1 प्लस E2। प्लस E2 वेक्टर। ठीक है ना, ठीक है। यस सर। तो क्या आ गया कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू total electric field due to Q1 and Q2 at P is equal to E1 vector plus E2 vector। यस सर। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना। अब हमको डिस्टेंस भी पता है, हमको सब कुछ पता है। यस सर। तो हम इसको क्या लिख देंगे, इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R माइनस R1 होल स्क्वायर। मतलब R1P हम लिखेंगे, R1P, है ना। ओके सर। R1P स्क्वेयर, नहीं वेक्टर R1P स्क्वेयर। सर ये R1P R माइनस R1 के इक्वल है ना? हाँ, R1P R-R1 है। ओके ओके। हम तो एक जनरलाइज्ड फार्मूला लिखने की वैसे ही लिखेंगे जैसे कल हमने फोर्स के लिए किया था, फोर्स। है ना। सो R1P और इसके साथ आ जाएगा R R2P। यूनिट वेक्टर, है ना, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये दूसरे चार्ज के लिए इंटू Q2 अपॉन R2P स्क्वायर 2P इंटू R2P कैप। इंटू R2P कैप। ठीक है, हो गया। यस सर। सिमिलरली फॉर, तो हम कह सकते हैं सिमिलरली फॉर एन चार्जेस। सिमिलरली फॉर n चार्जेस क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस सो ऑन अप टू En। ठीक है। यस सर। अब इनकी जगह पे हम वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ही आ जाता है, यस सर। अंदर रह जाएगा, क्या रहेगा, Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर, R1P यूनिट वेक्टर प्लस Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर, R2P यूनिट वेक्टर प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट में n के लिए लिख देंगे, प्लस Qn
अपॉन आर एन पी का स्क्वायर आर एन पी यूनिट वेक्टर। ठीक है ना? तो सिमिलर है, थोड़ा सा मैं तुम्हें बताऊंगा फर्क कहां पर आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इसको समेशन का आ जाएगा, है ना, आई इक्वल्स टू, तो यहाँ पे Q1 है, तो आई की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? एन 1 से लेके एन तक, 1 से लेके n तक, तो ये हो जाएगा QI पी आर अपॉन आर आई पी स्क्वायर इंटू आर आर आई पी एन कैप। कैप। अब फोर्स में जो था ना, कल हमने एन चार्जेस थे, वहां पे क्या हम देख रहे थे, एक चार्ज के ऊपर बाय अदर चार्जेस, वहां पे, तो वहां पे कल ये आई की वैल्यू फोर्स के केस में, फोर्स में जो था ये आई था फ्रॉम 2 to n, यस सर। क्योंकि ए चार्ज 1 के ऊपर हम फोर्स देख रहे थे ड्यू टू अदर चार्जेस। यस सर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं ड्यू टू ऑल द एन चार्जेस। तो कल वहां पे आप देखना I इज इक्वल टू 2 to n था, आज I इज इक्वल टू 1 to n है। ये थोड़ा सा दोनों में फर्क है, ठीक है? यस सर। तो इसको तुम ध्यान रखना, ओके? अच्छा, अब मैंने तुम्हें बोला था कि हम देखते हैं कि ये हमारे पास कि जो हैवियर चार्ज होता है और लाइटर चार्ज होता है, अगर मान लिया हमारे पास ये कोई फील्ड है, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये सब पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्चुअली जनरेट होती है ना, तो ऐसे जनरेट होती है, इधर एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इलेक्ट्रिसिटी में तो ऐसे ही होता है ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव। और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। और यहां से हमने इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप किया, इलेक्ट्रॉन अब फ्री फॉल नीचे आना है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री फॉल कब आएगा? जब ये नीचे पॉजिटिव होगा, तभी तो इसकी तरफ आएगा ना, है ना? होगा या नहीं? यस सर। स्पीड की डायरेक्शन किधर होगी? अच्छा बताओ, इन दो पॉजिटिव टू नेगेटिव। है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन दो अपवर्ड। प्लेट्स के बीच में अपवर्ड। अपवर्ड। तो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E। अब हमें एक प्रोटॉन, तो मैं इसको E ना लिख के मैं इसको -Q लिख रहा हूं, ओके। अब हमें एक प्रोटॉन ड्रॉप करना है, प्लस चार्ज, +Q। अब ये नीचे ड्रॉप होना है, तो अब ये क्या होगा? अगर अभी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी तो ये नीचे आएगा? नहीं सर, रिपेल नीचे से रिपेल होगा और ऊपर से अट्रैक्ट होगा। हाँ, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स करना पड़ेगा। यस सर। तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ये ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी, तभी ये आएगा। तो अभी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केस में क्या है? सेम। ई सेम इन बोथ द केसेस। ये केस 1 है और ये केस 2 है। ई सेम इन तो स्ट्रेंथ इज सेम, ई सेम, ओके। अब फोर्स ऑन -Q ड्यू टू ई कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितनी होगी? क्या होती है फोर्स ऑन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई किसी चार्ज के ऊपर? क्या होती है? हमने क्या बोला? फोर्स इज इक्वल टू QE। Q इंटू ई, है ना? Q इंटू,
ठीक है। अब फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू ई कितनी होगी, क्यू इंटू ई। ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। अच्छा, अब हमें और क्या मालूम है, फोर्स इज इक्वल टू, हमको क्या मालूम होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। यस सर। अब मान लिया कि हमें एक प्लेट ऊपर से लेके नीचे तक ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है, मान लिया ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये एच है, और ये भी सेम एच है। हम सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तभी तो हम टाइम देखेंगे, है ना। यस सर। अब फ्री फॉल है और हमने यहां से ऊपर से ड्रॉप किया चार्ज को, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इन बोथ केसेस, 0। इनिशियल वेलोसिटी इन बोथ केसेस इज 0। ठीक है, यस सर। सो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मास हमको मालूम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक का। तो आप बताओ, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। 2E/m। तो एक्सेलरेशन के लिए हम यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, एक तुम्हें मालूम है, एस इज इक्वल टू t यू प्लस हाफ AT प्लस स्क्वायर। हाफ एटी स्क्वायर यूज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, मैं लिख सकता हूं क्या, केस 1 के लिए, ये केस 1 इधर कर देते हैं अब, और इधर हम यहाँ पे हम केस 1 कर देते हैं, और ये हम केस 2 कर देते हैं। तो फर्स्ट में क्या होगा, मास ऑफ माइनस क्यू चार्ज यस सर। इनटू एक्सेलरेशन ऑफ माइनस क्यू चार्ज इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। क्योंकि फोर्स जो है नीचे लग रही है, तो हम ये चार्ज इसको हटा देते हैं, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। ओके, और दूसरे केस में आ जाएगा एम क्यू इंटू ए क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन के लिए एस इज एच इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू ए माइनस क्यू चार्ज का एक्सेलरेशन इंटू टी माइनस क्यू का, है ना। और यहाँ पे भी आएगा एच इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए क्यू चार्ज का और टी क्यू चार्ज का स्क्वायर। यही होगा ना, इज इट क्लियर। यस सर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सिंपल। नहीं 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 सर। सो अब जब हम इसको अच्छा, अब टी ए की जगह पे हम लिख सकते हैं ए माइनस क्यू का, ये होगा 2h अपॉन टी माइनस क्यू का स्क्वायर।
और यहाँ पे आ जाएगा ए क्यू का इज इक्वल टू 2h अपॉन टी क्यू का स्क्वायर। यही है ना? यस सर। ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं? यस सर, यस सर, कोई दिक्कत है? यस सर। ओके, अब देखो, सिंस मैग्नीट्यूड magnitude of charge and electric field, मैंने बोला था ना सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों केस में, हम फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड और वो जो है सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इज इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो मैं ये लिख सकता हूं ना, क्या लिख सकता हूं कि 4 Q इंटू मतलब 4 इज इक्वल, सो फोर्स इज इक्वल, फोर्स इक्वल होगी या नहीं होगी दोनों केस में? हाँ सर, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है। वो तो मैंने शुरू में ही बोल दिया था तुमको, है Yes, ना? sir. तो इक्वल होगी, फोर्स इक्वल होगी, तो मैं इसको ये ऐसे लिख सकता हूं ना, सो फोर्स हेंस m माइनस क्यू ए माइनस क्यू इज इक्वल टू मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऐसे लिख सकता हूं, यस सर। है ना? फोर्स इक्वल है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो अब बताओ कि मैं इसमें ये रिप्लेस कर देता हूँ, क्या रिप्लेस कर देता हूँ? एक्सेलरेशन की जगह पे ये ले लेता हूँ, तो ये हो गया m ऑफ माइनस क्यू इंटू ए की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ? 2h बाय क्यू स्क्वायर। टी माइनस क्यू चार्ज का टाइम, है ना, इज इक्वल टू m क्यू इंटू 2h अपॉन टी प्लस क्यू का स्क्वायर। ये 2h कैंसिल हो गया, सर। है ना? तो क्या आ गया तुम्हारे पास? तुम्हारे पास आ गया सर, टाइम अनइक्वल अपनी मास की वजह से है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी अलग है, प्रोटॉन का भी। टाइम, और सर टाइम अलग अलग इसलिए है क्योंकि मास डिफरेंट है। हम मान के चल रहे हैं ना, मास डिफरेंट है, तो हम देख रहे हैं टाइम पे क्या होगा। हम फिलहाल मान के चल रहे हैं अलग, टी एक का माइनस क्यू है, एक का टी Yes. क्यू हमने माना, माइनस चार्ज वाले का माइनस क्यू टी हमने अलग अलग माना, है ना? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2h कैंसिल हो गया, सो ये क्या आ गया? ये आ गया कि टी क्यू स्क्वायर, टी क्यू स्क्वायर अपॉन टी माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन एम माइनस क्यू। मैं ऐसे लिख सकता हूं, यस सर। 2h कैंसिल आ गया, ठीक है? यस तो सर। अब ये देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको मैं और आई कैन से, we can say
क्या से वी कैन से टी क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम क्यू। लिख सकता हो ऐसे? ये समझ आया या नहीं आया? यस सर, नहीं आया? आ गया आ गया। क्योंकि देखो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो ये सारा अंडर रूट हो जाएगा। इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि टी क्यू, ये प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यस सर। हाँ, तो अब देखो, अगर मास बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? अगर मास बढ़ेगा तो टाइम भी टाइम भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। और एम क्यू, पॉजिटिव चार्ज का मास ज्यादा होता है। एम क्यू मास जो है इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। नेगेटिव से प्रोटॉन का ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, है ना? मैं तो मास ज्यादा होता है, सो टी क्यू इज ग्रेटर देन टी माइनस क्यू। समझ आ गई बात? इज इट क्लियर? सर